यहाँ से एक महिला पाकिस्तान चली जाती है और वहाँ से एक महिला यहाँ आ जाती है, और बॉर्डर का क्या हो गया? अरे आतंकवादी क्यों नहीं आएंगे? ये सारी कहानियाँ हैं, और कहानियों के पात्र ऐसे बना दिए गए। और उसमें भी पात्र अगर आप ठीक ढंग से विचार करोगे तो ये देखोगे कि यार ये क्या क्या लिख दिया है यार इन्होंने, ये कैसा कैसा गलत लिख दिया है। अगर विचार करोगे तो, और विचार नहीं करे तो हरेनामा करो। किसी के दिल में ये हिंदू मुस्लिम की बात है नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम की बात को सत्ता हासिल करने के लिए ध्रुवीकरण किया जाता है। अगर ये ध्रुवीकरण को करने से रोका जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल में आज भी वही मोहब्बत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति राजीव गांधी को छतरी लगा के लेके चल रहे हैं सर, वो आप कहाँ देखेंगे आप? क्योंकि वो अब हाउडी मोदी क्या 3000 गुजराती लोगों को इकट्ठे करके पे करके और उनको स्टेडियमों में इकट्ठा किया जाता है, ये क्या तरीका है? राजनीतिक क्षेत्र में जो रिक्तता आई है और जो चुनावी सुधारों की ज़रूरत है जी, अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो वो लाना पड़ेगा जी। ये जो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी आ गई, यानी बहुमत का शासन वाला लोकतंत्र, ये आपके लोकतंत्र की हत्या कर देगी। 2018 से 2022 तक जी जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे गए उसमें से 57% अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। वो सारा पैसा 10% कांग्रेस को मिला है और 8% टीएमसी को मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो धन है जो कि आपके चुनाव जीतने में आपकी मदद करता है, वो कहाँ से आ रहा है ये नहीं बताया जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। हाँ, क्योंकि राजनीति का खेल है, हर व्यक्ति राजनीति की बात करता है, तो कोई राजनीति को उठाने की बात करता है, कोई राजनीति को दबाने की बात करता है। लेकिन अभी फोकस में सबसे बड़ा 2024। नमस्कार, अलर्ट भारत न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं एक विशेष विषय पर और आए हुए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज का विषय बहुत खास है, बहुत विशेष है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कौन हुआ तृप्त और कौन रहा रिक्त, इस विषय पे आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। और जो खास मेहमान हमारे बीच पधारे हैं, आइए उनका परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। मेरे ठीक बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर मनोज बहरवाल साहब। आप लेखक हैं, शिक्षाविद हैं, विश्लेषक हैं, विचारक हैं, और आज आपके विचार जानने का मौका हमें अलर्ट भारत न्यूज की इस खास पेशकश में मिल रहा है। उनके ठीक पास बैठे हैं आदरणीय उग्रसेन साहब। आप उग्रसेन राव साहब के नाम से आपको पत्रकारिता जगत में जाना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, आप विचारक हैं, और आपके विचारों की रोशनी से आने वाली पीढ़ी रोशन हो रही है। तो आज उनको जानने, समझने और सुनने का मौका हमें मिलने वाला है। इसी कड़ी में कांग्रेस से हमारे बीच खास मेहमान हैं आदरणीय असरार अहमद साहब। आप पूर्व राज्य मंत्री हैं और उदयपुर कांग्रेस शहर के आप प्रभारी हैं, और आज इस परिचर्चा में बतौर अतिथि वक्ता हमारे साथ सम्मिलित हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसी कड़ी में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया जी। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आप विचारक हैं, और आपके लेखन की प्रेरणा से कितने ही छात्रों ने अपने जीवन में परम सोपान को प्राप्त किया है, और आज आपका सानिध्य हमें इस खास परिचर्चा में मिल रहा है। तो आइए इस परिचर्चा का आगाज करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया जी से ही करना चाहूँगा। चंडालिया जी, जैसा कि हमारा विषय है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कौन हुआ तृप्त और कौन रहा रिक्त, आप कितने सहमत हैं कि कितने लोग तृप्त हुए हैं और कितने रिक्त रहे? आपके इस सवाल का जवाब मैं दुष्यंत के एक शेर से देना चाहूँगा जी। वो कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या बात है कि कमीज़ नहीं तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। बहुत बढ़िया। तो जो बात आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम देख रहे हैं, दोनों पल्लों को समान आधार पर हमें देखना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पिछले 75 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई, देश आगे नहीं बढ़ा, ये बिल्कुल गलत होगा। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य बताया जा रहा है कि
2050 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश हमारा हो जाएगा। और अभी पूरे विश्व में हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वें स्थान पर हैं, ये सारे आंकड़े कहते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं उनके साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जो 50% आबादी इस देश की है, उस आबादी के पास देश की समस्त परिसंपत्तियों का मात्र 3% है, जबकि जो ऊपरी 10% है उनके पास हमारी परिसंपत्तियों का देश की लगभग 73% से ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने प्रगति तो खूब की, लेकिन जो वितरण था वो बहुत असमान हुआ और ये असमानता लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लोगों के पेट भरे, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा रिक्तता हमारे देश में रही। तो जो चुनौती है इस समय स्वतंत्रता की भी, हमारे गणतंत्र की भी, हमारी संसदीय परंपरा की, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों की, वो ये है कि ये जो असमानता की खाई है इसको हम कैसे बांटें। आप देखिए कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति भारत के भीतर हैं, लेकिन साथ ही साथ जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं उसकी संख्या भी 24% से ज़्यादा है। तो आज़ादी के 75 वर्षों बाद अगर 24% आबादी 130-40 करोड़ से गरीबी की रेखा से नीचे है, जिनको 2 जून की रोटी की गारंटी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चुनौती तो है ही हमारे सामने कि हम इस देश में कितने प्रतिशत लोगों के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो ये जो विषमता है ये आर्थिक क्षेत्र में मैंने आपसे कही, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, वहाँ भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं और ये चुनौतियाँ पहले से ज़्यादा गहरी हुई हैं। जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के विभाजन की प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं इस देश में, चाहे वो जातीय आधार पर हो, चाहे मजहबी आधार पर हो, चाहे वर्गीय आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, इन सारे विभाजनों के कारण जो आज़ादी के पहले हमारा देश एकजुट था और हम साम्राज्यवाद का मुकाबला कर पाए, मुझे अब ये लगता है कि हमारी एकजुटता कमज़ोर हुई है और हम दोबारा उसी साम्राज्यवाद के खूनी पंजे में फंस गए, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं और जो हमारे जीवन की, हमारी सांसों की एक तरीके से उसको घुटन करके किसी भी तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, हमारे सामान्य जीवन को नष्ट करता है। जी, तो प्रारंभिक तौर पर मैं यही बात कहना चाहूँगा। आगे जब हम और बात करेंगे जी तो इस पर और विस्तार से बात कर पाएंगे। आपने कहा कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का जो विभाजन है ये बहुत बढ़ गया है। मैं इस सवाल को असरार साहब के पास ले जाना चाहूँगा कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का विभाजन की बात जो चंडालिया जी ने की, तो क्या ये अभी बढ़ा है 8-10 सालों में? ये शुरू से चला आ रहा है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का विभाजन, भले ही वो जातियों को लेके हो, भले ही वो धर्म को लेके हो, क्या कहेंगे? देश की आज़ादी की लड़ाई से जब शुरुआत हुई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म सब लोगों ने एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को लड़ा और इसके बाद सब एक साथ मिलकर चलते रहे। सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी इस तरीके की घृणा नहीं थी। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी समझ ये है कि 1990 तक देश एक अच्छी पटरी पे चल रहा था, जहाँ तक इतना जातीय विभाजन, इतनी घृणा, इतनी नफरत नहीं थी। 1990 के बाद से एक इस तरीके की शुरुआत हुई कि लोगों के बीच में उनका जहन को एक तरीके से बिगाड़ा गया। आज भी हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जातीय आधार पे हैं, कोई किसी से नफरत करना नहीं चाहता है, लेकिन हालात जैसे बना देती है राजनीतिक तौर पे या अलग अलग तरीके से उनको उकसा के, या कोई एक ऐसा विषय जो होता है, छोटा विषय होता है, उसको बहुत
बड़े पैमाने पे फैला दिया जाता है। फिर उससे क्या होता है कि असरार अहमद उग्रसेन राव साहब से नाराज़, चंडालिया साहब आपसे नाराज़, ये पैदा किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि अभी 2014 के बाद से ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हैं। और आज आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर से हम जब ये देखते हैं ब्रजभूषण जी जो हैं, मैं व्यक्तिगत इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारी वो महिला पहलवान जो कि हमारा देश का गौरव हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी चाय पीना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो एक अकेले जो है सब पे भारी पड़ रहे हैं। उनके ऊपर कोई न कानून है न कोई कायदा है। वो महिलाएं जो जिनके साथ हमको खड़े होना चाहिए वो अकेली पड़ी हुई हैं। एक केंद्रीय मंत्री के लड़के टैनी साहब हमारे किसानों को कुचल दे रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो रहा है, वो कोर्ट में भी इशारे करते हुए निकल जाते हैं। तो ये इसके पीछे मुझे ये लगता है कि लोगों की सोच को बदला जा रहा है। और अभी जो मणिपुर में हुआ और अब जो नू में हो रहा है, ये तो एक तरीके से प्रायोजित है सर। अभी मैंने कल पढ़ा कि जाट, बहुत सारे जाट समुदाय के लोग, अलग अलग उनके जो वर्ग के लोग हैं, जो अलग, उन्होंने मीटिंगें कर करके ये कहा। ठीक है साहब, तो कह रहे आप उनको मान सकते हो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल मान सकते हो, हालांकि है नहीं, लेकिन अलग अलग खाप पंचायतों ने ये कह दिया कि हमको कोई आके मेवों के खिलाफ लड़ाई या नहीं, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं और हमने आज़ादी की लड़ाई साथ लड़ी है। ये सर मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आप कल के अगर सारे न्यूज़पेपर उठाएंगे, आप उन सबको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जाति और धर्म और ये जो है विभाजन किया जा रहा है। और इसका मैं एक राजनीतिक दृष्टि से अगर देखता हूँ तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 2024 है। 2024 है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपने सवाल उठाया असरार अहमद साहब की 2014 के बाद से ये जो जातीय जो विघटन है ये बहुत शुरू हो गया है और व्यक्ति के बीच में जो भेद हो रहा है उसके पहले नहीं था, ऐसा आपका कहना है। मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सही है? क्या जो 2014 से पहले इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली या फिर 2014 के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? आपका मत जानना चाहूँगा। जी, मैं पीछे जाता हूँ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर और मैं बात करता हूँ मोपला विद्रोह की, मैं बात करता हूँ लखनऊ समझौते की और मैं बात करता हूँ भारत के विभाजन की। भारत के विभाजन की जब आप पृष्ठभूमि में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में टू नेशन थ्योरी आई। और उस टू नेशन थ्योरी को ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस से मिल लो। गांधी जो एक रियल में समाज सेवक थे, उन्होंने नेहरू को भी कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री जिन्ना को बनने दीजिए, हम देश के अंदर शांति चाहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मेरी लाश के ऊपर से पाकिस्तान का निर्माण होगा। ये एक नेता की बात है, लेकिन अब लोगों के मन में राजनीति को चमकाने के लिए क्या होता है, कैसे चलती है, ये हमारे पास सब चीज़ें छुपी हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आज हम एक बात कर रहे हैं CAA जब लाया गया तो वो हिंदू कोड से जुड़ा हुआ है। हिंदू कोड का मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर जब ये चीख के कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि हिंदू कौन होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू होगा, सिख होगा, जैन होगा और बौद्ध होगा। और इनके ऊपर जितने भी विदेशों में, बांग्लादेश को देखें, पाकिस्तान को देखें, अफगानिस्तान को देखें, जो भी कुछ हुआ और उनकी संख्या क्यों घट रही है और इधर क्यों बढ़ रही है, इस पे नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। और जब किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है तो वो निश्चित रूप से अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो 2014 के बाद ऐसा नहीं है, 2014 के पहले भी था, लेकिन अब वो एक उभर के आया, ताकत से उभर के आया। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये 2024 की तैयारी है, तो इसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि 2024 में मोदी को कैसे रोका जाए। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शाहीनबाग क्यों हुआ, हमको बहुत चिंतन करना चाहिए। और CAA को लेकर के लोग सड़क पे क्यों आए, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ आने वाली है थोड़े दिनों में, समान नागरिक संहिता।
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 44 में स्पष्ट बात हुई वहाँ जी बहुत सारी बात हुई और डिस्कशन हुआ। अम्बेडकर साहब ने भी बहुत बोला, सबने बहुत बोला। मुझे गर्व होता है हमारी इस भारत की संसदीय परंपरा पर कि जब वो डिबेट हुई तो कितनी खुल के डिबेट हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी, सबको मौके दिए। और उसको जब पढ़ेंगे आपको तो पता लगेगा कि अम्बेडकर साहब ने उस समय भी समान नागरिक संहिता की बात की थी। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड अलग है, हिंदू कोड बिल अलग है। हिंदू कोड बिल अम्बेडकर साहब जब लेकर के आए तो मुझे तो आज भी पॉलिटिकल लीडरशिप पर या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़ा होता है, चिंता होती है कि अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा कि महिलाएं सबकी समान हैं और महिलाओं को प्रसूति का अधिकार मिले, उनको नौकरी का अधिकार मिले, उनको संपत्ति में अधिकार मिले, उनको उत्तराधिकार में अधिकार मिले, उनको भरण पोषण का अधिकार मिले, सब बात की। परंतु मैं आज बहुत दावे से कह सकता हूँ कि उस समय का हमारा समाज कैसा रहा होगा कि अम्बेडकर साहब अकेले पड़ गए और संसद में वो बिल पास नहीं हुआ और डिबेट में यहाँ तक कहने पे लोगों को एतराज़ नहीं हुआ कि महिलाएं आगे आ जाएंगी। सांसद कह रहे हैं, निर्वाचित सांसद, तो हम क्या करेंगे जी, महिलाएं इतनी सक्षम नहीं हैं जी। लेकिन अम्बेडकर बहुत नाराज हुए और वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर एक साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आप वापस उस बिल को लेकर के आए और आपने पारित कर दिया जी। तो ऐसी जो बारीक बारीक गंभीरता है उसको देखना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि राजनीति का खेल है, हर व्यक्ति राजनीति की बात करता है, तो कोई राजनीति को उठाने की बात करता है, कोई राजनीति को दबाने की बात करता है। लेकिन अभी फोकस में सबसे बड़ा 2024 है। ये जितने भी खेल हो रहे हैं उसी को लेकर हो रहे हैं। एक पक्ष चाहता है कि रोका जाए, एक पक्ष चाहता है कि इसको उठाया जाए। चलिए, हम मानते हैं कि एक पक्ष चाहता है कि रोका जाए, एक पक्ष चाहता है कि उसे उठाया जाए। मैं उग्रसेन जी के पास आना चाहूँगा। आपने कांग्रेस के लोगों को भी सुना, आपने संघ और बीजेपी के लोगों को भी सुना। आपको क्या लगता है कि ये जो 2024 है, तो 24 के निकट आते ही सारी जो जनता को देने वाली अच्छी चीज़ें, अच्छी सेवाएं उसके आखिरी महीनों में ही शुरू हो या उसके पहले भी शुरू हो सकती है? जैसे हम अभी हमारी राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो जब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है तो सब तरह की योजनाएं आ रही हैं। आपको चिरंजीवी योजना का बहुत बहुत लाभ दिया जा रहा है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, आपके कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, आपको फ्री मोबाइल बांटे जा रहे हैं और भी तमाम चीज़ें जो अक्सर आप देख रहे हैं हर रोज़ अखबार के पहले पन्ने पे बड़े बड़े मुख्यमंत्री साहब के विज्ञापन छप रहे हैं। तो क्या ये चीज़ दोनों तरफ नहीं है कि उनका फोकस भी 2024 और आगे की जो सत्र होगा वो नहीं है? आपका क्या मानना है? परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वह माता पिता को ज़्यादा प्रिय होता है। जो सबसे निकट है, जो अभी अभी मिला है, उससे ज़्यादा प्रभावित लोग बाग रहते हैं। तो ये जो रेवड़ी, जिसको रेवड़ी कल्चर कहो कुछ भी, ये सारा है तो जनता का ही और जनता के पास जा रहा है, इसलिए इस तरह से इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। ज़्यादा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, आपने रोके रखा, अब दे रहे हो, आप किसी कारण से दे रहे हो, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव चूँकि 75 साल हो रहे हैं और ये 21 में शुरू हुआ था, शायद फरवरी या मार्च 21 में शुरू हुआ था और इसको 15 अगस्त 22 को समाप्त होना था, लेकिन एक साल और बढ़ा दिया ताकि ये चलता रहे। और इसमें जो मुद्दे लिए गए थे आदिवासियों के, बच्चों के और महिलाओं की सशक्तिकरण के, जल के, उन सारे मुद्दों का क्या हुआ, उन पर क्या क्या चीज़ आई है अब तक, ये कोई भी आंकड़ा आज तक आया नहीं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो जो उद्देश्य प्राप्त किए गए थे, जो उद्देश्य प्राप्त करने थे और जिनको लक्ष्य बनाया गया था, उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया, ये तो सामने आ गया। हर राज्य में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन उनसे मिला क्या, उपलब्धि क्या हुई? अब आप देखें, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इस तरह से मनाएं
उत्सव मनाएं कि देश की 80 करोड़ आबादी को हम 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं, इस बात का उत्सव मनाएं। आधी से ज़्यादा आबादी है, 60% से अधिक होती है ना, उसको 5-5 किलो अनाज हर महीने देकर हम वो, ताकि वो काम करने लायक रह सके, मजदूर जिंदा रह सके। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसे हम नाच गान करके मनाएं, चाहे जिसे उत्सव करके मनाएं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मनाएं, सरकार मनाएं, सरकार के कारिंदे मनाएं। और कौन हुआ तृप्त? तृप्त कोई नहीं होता। अडानी भी तृप्त नहीं हो रहा है, वो अंबानी भी तृप्त नहीं हो रहा है, मोदी जी भी तृप्त नहीं हो रहे हैं, उनको भी अगला कार्यकाल चाहिए। तृप्त कोई नहीं होता। और वो जो अतृप्त है उसकी आबादी आधे से ज़्यादा जनसंख्या की आबादी है, और चूंकि जनतंत्र है, बहुमत का राज होना चाहिए, तो राज उनका होना चाहिए। फिर राज इन अल्पमत का कैसा है, क्यों है, ये सवाल होता है। इसलिए ये सारा नाटक जो है वोट लेने का नाटक है। आप कितने लोगों को लाभान्वित करके और अपनी तरफ खींच पाते हैं, आप कितने लोगों को लाभान्वित करके अपनी तरफ खींच पाते हैं, इसी का सारा खेला है। और ये खेला चलेगा अभी, इसके लिए हिंसा भी होगी, हो रही है। मुंह में आपके नरसंहार चल रहा है वहाँ मणिपुर में, कोर्ट ने कह दिया है कि व्यवस्था भंग हो गई है। तो ये सारी चीज़ें अचानक थोड़ी हुई है, ये वोट के लिए हुई है। वोट लेने के लिए हिंसा हो रही है, वोट लेने के लिए लाभ दिए जा रहे हैं। तो हमको इस पूरी व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे को आज़ादी दिलाने वाले जो लोग थे, उनके मन में कैसा भारत था, भगत सिंह के मन में कैसा भारत था, वो क्या चाहते थे, क्या वैसा हो रहा है? जब से हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात थी, उस तरफ तो आप गए नहीं। आप तो लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि लोग कम से कम जाने। अब लोगों ने पता चलने लग गया, कम से कम जानने में भी लोगों को ये पता चलने लग गया कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसका झगड़ा खड़ा हो गया है। अब मांग उठी है जातिगत जनगणना की, और ये जातिगत जनगणना की मांग इस पूरी व्यवस्था को बदलेगी, ये पक्की बात है। और ये इसका असर 24 में भी जाएगा। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा सर कि तृप्त और रिक्त की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल रिक्त ही रहे हैं, हम तृप्त भी खूब हुए हैं। आज जो अमेरिका हमें वीज़ा देने को तैयार नहीं था, हमारे लोगों के एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवा लेता था, आज वो हाथ जोड़ के बुला रहा है और सम्मान कर रहा है। हाँ, किसको? मोदी जी को। तो मोदी जी देश का चेहरा, बाकी सबके कपड़े उतारे जा रहे हैं जी। उन्होंने मोदी जी को भी मना किया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री वो तो उनको भी मना किया। वो तो कारण था कि 3000, भाई सीधी सी बात है, गुजरात का दंगा नहीं होता तो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट नहीं होते और वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। साफ बात है, क्लियर कट है। लेकिन आज जब वो दुनिया के भ्रमण पे जाते हैं तो कहीं के राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूते हैं, कहीं के ऐसे लोग जो भारत को कल तक फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो उनके सम्मान में हाउडी मोदी चिल्लाते हैं और अपने पूरी संसद को संबोधित करने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों? भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं, वो देश, पूरा देश और वहाँ की सरकार ये देख रही है कि ये बड़ा ग्राहक है, ये हमारे यहाँ से अरबों रुपये की डील करके जाएगा। और आप छोटी सी दुकान पे चले जाइए ग्राहक बन के, वो जो मालिक बैठा है आपको चाय के लिए पूछता है, तो क्या क्या नहीं करता वो। इसी तरह से वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं,
तो वो सब कुछ करेगा। लेकिन वो सूडान जा रहे हैं सर, सूडान से क्या खरीद सकते हैं? वो तो बहुत गरीब है हमसे। सूडान से ये पूरे विश्व का जो आज भारत अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये आत्मनिर्भरता का जो नारा है ना, वो फालतू का नारा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कोई देश नहीं हो सकता। सब आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई है। किसी न किसी छोटे से छोटे चीज के लिए भी हम छोटे से देश पे भी निर्भर रह सकते हैं। मैं आपके सवाल को लेके मैं मनोज जी के पास आना चाहूँगा। मनोज जी, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर नहीं है भारत, लेकिन हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं है? क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सिद्धांत में जाता हूँ जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सिद्धांत है डिपेंडेंसी थ्योरी, और आपने बहुत तो सही कहा जी कि पूरा विश्व एक दूसरे पर निर्भर है। उसकी कहानी यह है कि कोई भी देश अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, और कोई भी देश रिक्त भी नहीं होता और तृप्त भी नहीं होता। तो हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो एक नई चीज़ चली कि हमको सबसे मिलजुल के रहना है, शांति से रहना है, तो भारत ने निश्चित रूप से कूटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इसकी बिगुल बजाई, और नेहरू जी का बिल्कुल रिगार्ड करना चाहिए। उसके बाद हमने जो जो भी काम किए, चंद्रयान तो छोड़ दो, जब हम आज़ाद हुए तब हमारे पास खाने को गेहूँ नहीं था, तो हम अमेरिका से वो गेहूँ लाते थे जो हमने इतिहास में पढ़ा है, जो रद्दी होता था, ये होता था। लेकिन एक नारा लगता है, जय जवान जय कैटल फीड, आराम हराम है। ये देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आदमी की चेतना को जगा दिया, और वहाँ से हम शुरू हुए। कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन गर्व का विषय कि आज हम इंडिया की वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंट्री हैं, जो गेहूं को पैदा करते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ बेचते हैं। जी। अच्छी बात है कि अफगानिस्तान जो हमको मारना चाहता, कुछ भी करता, लेकिन भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, हमने कितना टन गेहूं सामग्री श्रीलंका, पाकिस्तान भेजी, ये हमारी एक खूबसूरती है। आपने पूछा चंद्रयान, तो सुपर कंप्यूटर देने के लिए हमको मना कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन वो हमारे भारत के जीनियस लोगों ने बोले हम बनाएंगे, और उन्होंने कंप्यूटर बनाया। और कंप्यूटर बनाने के बाद मैं भाई साहब की बात बड़ी करता हूँ कि कंप्यूटर बनाने के बाद कंप्यूटर की दुनिया में अमेरिका को हमने कब्जा कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तब एक बात बोलते हैं जो आप कह रहे थे कि अमेरिका के लोगों सावधान हो जाओ, वरना भारतवंशी आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये एक वर्ल्ड फेम नारा है, और इसमें कटु सत्यता है, क्योंकि भारत के लोगों ने अपने आप को एक कहते हैं कि सरस्वती के पुत्र हैं, उसको सिद्ध किया है। और अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, कहीं पे भी हो, हमने अपनी धाक छोड़ी है। तो अब आपने चंद्रयान की बात की ना, तो चंद्रयान कैसे शुरू हुआ था, और फिर आप अगर हमारे राष्ट्रपति जी को पढ़ लेते हैं, अग्नि की उड़ान, उनको जो पढ़ लेते हैं जी, तो बड़ा प्राउडी विषय है। तो भारत ने आंतरिक रूप से हमको तो पहले खुद को तृप्त किया है, और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास भी है, ले जाओ जो चाहिए, तकनीक हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो, उसमें हमने डंका। तो आप मान रहे हैं कि तृप्त हैं पूरी तरह से, कहीं रिक्त नहीं, पूरी तरह से नहीं। मैंने कहा ना डिपेंडेंसी कहा कि कोई भी स्टेट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, हमको किसी की तरफ से देखना पड़ता है। मैं अजरार अहमद साहब के पास आना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर पे अब जो है हमारा अधिकार है, और डिजिटल इंडिया जो अभी की सरकार का जो नारा है कि वो कहते हैं कि हमने पूरे भारत को डिजिटलाइज कर दिया, नो डाउट किया भी है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है, और जहाँ तक याद आ रहा है कि कंप्यूटर को भारत में लाने का श्रेय जो है ये IT कंपनी जो कुकर मुक्ति की तरह जगह जगह उड़ रही है, राजीव गांधी को जाता है, कांग्रेस सरकार को जाता है। लेकिन आज बीजेपी उसका सेहरा जो अपने सिर पे बांधनी चाहती, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रांति जब आई, राजीव जी लाए, आप में से सबको याद होगा, मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन बैलगाड़ियों पे बैठ बैठ के ये लोग निकले थे कि ये क्या भारत को इस तरीके से किया जा रहा है। वो विरोध भी हुआ था सर, आपने खुद कह दिया कि राजीव गांधी उसको लाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि उन्होंने कभी इसका पूरा जिस तरीके से मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, अभी आपने मुझे सवाल किया, आपने आपसे सवाल किया कि क्यों राष्ट्रपति उनके पैर छूते हैं और हाउडी मोदी, और ये क्या होता है। सर क्या होता है, आपने उस ज़माने में टीवी वीडियो होते नहीं थे,
उस ज़माने में ये बनती नहीं थी फिल्में। आप अब जाके अगर कहीं ढूंढ के देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति राजीव गांधी को छतरी लगा के लेके चल रहे हैं सर। सत्य वो आप कहाँ देखेंगे आप? क्योंकि वो अब हाउडी मोदी क्या 3000 गुजराती लोगों को इकट्ठे करके पे करके और उनको स्टेडियमों में इकट्ठा किया जाता है। ये क्या तरीका है? अरे भारत का सम्मान है वो। मोदी जी उसको अपना भारत के प्रधानमंत्री हो। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री है मोदी जी। जब मोदी जी थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको वीज़ा नहीं मिलता था। अभी आपने भी कहा ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का है, जिसको अगर आप ये बताना चाहते हो कि मोदी जी का है, जो भी बताना चाहते हैं, तो वो ये भूल जाएं कि इस भारत को 70 सालों में इस स्थिति तक कहाँ से लाना शुरू किया। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, मार्शल टीटो, नेहरू जी और कर्नल नासिर मिश्र वाले तीनों लोगों ने मिलके या वो शुरू किया था। और वो लोग एक तरीके से मतलब पूरी दुनिया घबरा गई थी ये लोग क्या कर रहे हैं। और बाद में 103 मुल्कों की लीडरशिप किसके हाथ में थी? इंदिरा जी के हाथ में थी। लेकिन तब ये मार्केटिंग नहीं थी। अगर उन चीज़ों से इसकी आप तुलना करें, अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए लोग तो इतिहास बदलते, भूगोल बदल दिया। आज मोदी जी ने अगर ये कर दिया होता तो अभी पूजा तो वैसे भी हो रही है और भी बड़ी बड़ी तरीके से होती। लेकिन सर उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी जो उस समय में नहीं हो पाई। धारा 370 में क्या है साहब? ख़त्म करने से भी क्या है ना उसको करने से भी क्या है? आप आज भी मुझे ये बताइए कि आप कहते थे कि साहब हम चाइना को लाल आंखें करके देखेंगे। आप चाइना के साथ उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, उनके साथ आप साबरमती के किनारे पे झूला झूल रहे हो। और हमारे देश के अंदर कई हिस्सों में अभी भी गांव बसे हुए हैं जो साबित होते हैं, लेकिन उस पर आप जवाब देना नहीं चाहते हो। तो आप चाइना से क्या चाहते हो? खाली बिजनेस ही चाहते हो? आप यही चाहते हो कि आप अंबानी अडानी को साथ ले जाके उनको कुछ बिजनेस दिलवा दो, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में आप ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति को साथ ले जाके बैंक के जो गवर्नर या जो भी हैं SBI के उनको साथ ले जाके वहीं बिजनेस दिलवा रहे हैं और वही उनको बैंक से लोनिंग करवा रहे हैं। ये क्या है? वो केक जो है चतुर्वेदी जी जो थे CA जी, उन्होंने जिस तरीके से जो बाद में सब अभी आपने भी बताया कि वो बाद में सब मिथ्या साबित हुए कहीं सब। आज वो केक कहाँ है? आज ये सवाल क्यों नहीं किया जाता है कि आप उसका जियो का प्रचार कर रहे हो और आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया BSNL को। तो साहब ये जो भेल बनाया था, जो आपके ये डैम बनाए थे भागड़ा नागल, जो एम्स बनाए, जो ITI बनाए, उन सबको आप धीरे धीरे अभी मैंने आज सुबह ही कहीं पढ़ा कि शायद अभी मैंने पढ़ा ही है, एक झलक देख के मैं हट गया था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं ये कहा कि कंप्यूटर अब जो है वो सारे अंबानी जी से ही खरीदे जाएंगे। इसको आप कंफर्म कीजिएगा क्योंकि अभी सुबह ही पढ़ा है मैंने, और ये मैंने पढ़ा है तो सही ही पढ़ा है। तो साहब ये क्या हो रहा है? मार्केटिंग उद्योगपतियों की हो रही है। फिर आप कौन तृप्त होगा? तृप्त अडानी हो रहे हैं, अंबानी हो रहे हैं, तृप्त ये उद्योगपति हो रहे हैं, तृप्त उनके वो लोग हो रहे हैं। अमित शाह जी की जो बैंकें थी, जो जब 2000 का नोट वो हुआ तो जो पैसा किधर से किधर गया सबको मालूम है, वो सब तृप्त हो गए। और जो लोग बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग लाइनों में खड़े हो गए, मर गए, वो सारे लोग बेचारे रह गए। तो ये अमृतकाल देश तो मैं ये मानता हूँ कि 70 सालों में उसका अमृतकाल है। कहाँ से हम शुरू हुए थे? हमारे को इंडियन डॉग्स के होटलों से निकाल दिया जाता था, हम एक सुई भी नहीं बनाते थे। आज हम देश की शक्ति हैं तो क्या ये 2014 के बाद बने? 2014 के पहले हम कुछ नहीं थे क्या? तो ये कैसे हजम होगा सर? अगर इतनी रिच जो आप कह रहे हैं, कितना रिच कल्चर था कांग्रेस लेकर आया और वो सारी चीजें, तो अभी की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको सहेज क्यों नहीं पाई? अब उसको क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो ट्रकों में यात्रा कर रहे हैं? उनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो खेतों में जाके धान की रोपाई कर रहे हैं? क्यों पूरे देश के राज्यों से उनका जनाधार खत्म होता जा रहा है? इक्का दुक्का कहीं बचे, क्या कारण मानते हैं आप? सर मैं तो कारण ये मानता हूँ कि जब ये देखा गया कि देश की सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता, कांग्रेस का जो विकास का जो उसके वो थी, सबको साथ लेके चलने की थी, मोहब्बत की, भाईचारे की, उसको कांग्रेस से जीता नहीं जा सकता था। तब एक ये धर्म और जाति की चीज़ों को लाई गई, उसको धीरे धीरे फैलाई गई और आज ये स्थिति है। अब कल तक की तो ये स्थिति है कि मतलब जो लोग आपस में पहले भी दंगे हुए हैं, मुरादाबाद के दंगे हुए हैं, वहाँ पे बिहार में बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन, उसके बाद कभी भी लोगों में आज तो ये डर है कि मतलब वो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने सबने देखी होगी कि एक महाराज हंसी एक गांव है हरियाणा में, एक शहर है हांसी, हाँ,
उसके मार्केट में बाकायदा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले घूम के और ये ऐलान कर रहे हैं कि कल से यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं रहेगा, और पुलिस आगे चल के उनकी वो कर रही है पायलट। लेकिन ये भी चीज़ देखिए ना सर, आपके ऐसा भी होता है कि शहर के बीचों बीच कई बार सड़क पे ही जो भी प्रेयर है वो शुरू हो जाती है, एक स्पेसिफिक जगह होती है, तो वहाँ पे आप प्रेयर करें। सर ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति थी। बनारस के घाट पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले शहनाई बजाते थे, इसके बाद मंदिरों में पूजा होती थी। पुष्कर का जो फूल है वो सारा अजमेर शरीफ में आता है। अयोध्या में जितने धागे, जितनी पूजा की जो सामग्री बनाई जाती है वो सारे मुस्लिम बनाते हैं। कभी किसी ने भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है, वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है सर। और अगर नमाज एक दिन 2 घंटे के लिए, तो सब लोग अभी तो मैंने अभी यहाँ देखा गए साल साहब जो जयपुर के वहाँ पे मतलब लोग नमाज पढ़ रहे हैं और सारी हिंदू बहनें और वो लाला के उनको पानी पिला रही हैं। जो कल्चर है, पहले जब रथ यात्रा निकलती थी हम सब लोग उसका स्वागत करते थे, अभी भी करते हैं, आज भी होता है सर। लेकिन होता है, लेकिन आज क्या होता है कि और कुछ नहीं होगा तो कंकर ही मार दिया जाएगा कि ये मोहब्बत क्यों है, इस मोहब्बत को कैसे रोका जाए। ये है सर, मोहब्बत का स्वागत है, लेकिन सड़क पे क्यों भाई? आप प्रेयर कर रहे हैं तो सड़क पे क्यों? गुड़गांव में कितनी जगह देखा गया है कि सड़क के बीचों बीच उधर ट्रैफिक जाम है, उधर ट्रैफिक जाम है, तो सड़क पे क्यों? निर्धारित स्थान। तो अगर ये मान लिया जाता है और सब ये चाहते हैं कि ये कानून बन जाए, तो फिर किसी भी तरीके की पूजा पाठ, कोई भी तरीके के धार्मिक जुलूस और वो सबके नहीं निकाले जाएं। सत्यनारायण की कथा भी सड़क पे क्यों हो? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मान लिया जाए, सब मिलकर तय कर लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब ये एक ही पे लागू क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ये है, लेकिन जहाँ भी है ये किया जा रहा है। मैं आपके विचार को लेके चंडालिया साहब के पास जाता हूँ। इनका कहना है कि भाई अगर कथा होती है तो सत्यनारायण की कथा भी सड़क पे नहीं हो, और अगर आप नमाज अदा करते हैं तो वो भी सड़क पे नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई पुष्कर का फूल अजमेर में आता है, पूजा होती है, और अयोध्या में जितने भी आप देखते हैं राम मंदिर के बाहर या अलग अलग जगह पे जितने भी फूल बेचने वाले हैं, प्रसाद बेचने वाले हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के भी होते हैं, हिंदी कम्युनिटी के भी होते हैं। लेकिन क्या इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिस पे देश को नाज हो सके? चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो पाकिस्तान पे जो उरी हमले का जो जवाब हमने दिया, जो स्ट्राइक हमने की, तो क्या वो या क्या पूरी दुनिया में जो हमारा परचम फहराया जा रहा है वो सब चीज़ें? बराक ओबामा जो इंडिया को ये कह रहा है कि भैया अमेरिका वाले समझ जाओ, भारत के जो शिक्षाविद हैं, भारत के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, भले ही वो IT सेक्टर में हो, भले ही वो डॉक्टर्स हों, भले ही वो इंजीनियर्स हों, वो यहाँ पे अपना वर्चस्व फैलाते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसपे गर्व किया जा सके इन वर्षों में, अभी जो समय चल रहा है? देखिए, 2 चीज़ें इसको समझना पड़ेगा जी। कि एक तो जो प्रोपेगेंडा है वो भी सरकार का एक अस्त्र होता है। किन चीज़ों को आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं? खासतौर से आपने भी बहुत बार जिक्र किया अमेरिका में प्रधानमंत्री जी के स्वागत का। जी। ज़रा सा इकोनॉमिक्स देखिएगा तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है, और पिछले 5, 6, 7 वर्षों का अगर आप भारत का रिकॉर्ड देखेंगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, सीधा सीधा अर्थशास्त्र। जी। बाकी सब चीज़ें आवरण हैं और लोगों को दिखाने के लिए। एक तो ये बात है। तो गर्व करने जैसा जो आप कह रहे हैं कि हम इसलिए खुश हो जाएं कि लोग नमस्ते मोदी या हाउडी मोदी कह रहे हैं, तो इसकी सच्चाई को भी जानना जरूरी है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ये बात कहना भी गलत होगा। मैं शुरू से इस बात को मानता हूँ जी कि जो औद्योगिक उत्पादन है उसकी दर तो कम हुई है, लेकिन सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के जब डेटा है, मैं आपको डेटा दे के अभी साबित करूँगा जी। हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास हुआ है और वो पिछले 9 वर्षों में नहीं हुआ है, ये भी समझना पड़ेगा। तो वो जो विकास हुआ है उसके भीतर एक निरंतरता होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप 9 वर्षों में या 7 वर्षों में चंद्रयान बना लेंगे। चंद्रयान बनाने के लिए भी 70 वर्षों की तपस्या है। उसी तरीके से आज अमेरिका में जो भारतीय टैलेंट की कदर है या उससे वहाँ के राष्ट्रपति भय खा रहे हैं, तो वो भी इसलिए नहीं है कि 2014 के बाद कुछ हुआ है, वो तो 1947 के पहले से भी हो रहा था। हमारे यहाँ नोबेल प्राइज़ रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिल गया था।
तो उसका किसी एक राजनीतिक घटना से कोई संबंध हो ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राजनीतिक चश्मे से चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हम उसी आधार पर व्याख्या करेंगे। जी। मैं ये मानता हूँ कि जो देश है वो एक भारत जैसा देश, अत्यंत विविधता वाला देश, और विविधता का सम्मान अगर हम करेंगे तो हम लोकतंत्र को भी बचा पाएंगे। यहाँ ये नहीं हो सकता कि एक धर्म चले, एक भाषा चले, एक किस्म की राजनीतिक व्यवस्था चले, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। आपको जो हमारी भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, खाली हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, जैन और बौद्ध और पारसी भी हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, जो नास्तिक है। तो नास्तिक परंपरा का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि आस्तिक परंपरा का है। मनोज जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 स्ट्रीम्स ऑफ फिलॉसफी रही हैं, एक सनातन परंपरा रही है, दूसरी श्रवण परंपरा रही है। दोनों समान रूप से सम्माननीय है, और मुख्य बात यह है कि हमें इनके भीतर ज़्यादा समझदारी, सामंजस्य और प्रेम पैदा करना है, बजाय इसके कि हम टकराव पैदा करें। ये जो सवाल बार बार आपने पूछा कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो सड़क पर जब कावड़िए निकलते हैं तभी तो ट्रैफिक जाम होता है। तो क्या हमारे भीतर इतनी सहिष्णुता नहीं डेवलप हो जानी चाहिए कि हम दोनों का स्वागत कर सकें? ये सवाल राजनीतिक जब हो जाता है तब टकराव पैदा होता है, जब सामाजिक होता है जी तो प्रेम पैदा होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसकी पहल कौन करेगा? कौन पहल करेगा? हम ही करेंगे। हम नमाज का भी सत्कार करें, कावड़ियों का भी स्वागत। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका इतिहास है हमारे यहाँ, जैसा आपने कहा कि सामंजस्य का, प्रेम का और सह अस्तित्व का ही इतिहास है। ये जो टकराव है नया नया है। मेरा गांव है कपासन, अजमेर के बाद सबसे महत्वपूर्ण दरगाह राजस्थान में वहाँ है, सबसे बड़ी दरगाह हजरत दीवान शाह जी की दरगाह है। हजरत दीवान शाह जी की दरगाह के पहले खादिम मार साहब हरिराम जी कुमावत थे, वो दरगाह बनवाई उन्होंने। और मेरे गांव में तो मुझे याद है 1947 से आज तक कभी भी कोई दंगा नहीं, जबकि बहुत बड़ी संख्या में सभी समुदायों के लोग रहते, भाईबंदी है, प्रेम है। तो वो क्यों नहीं हो सकता पूरे देश में? हम उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? वो तब प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जब हम उसको किसी स्वार्थ से जोड़ते हैं, राजनीति से जोड़ते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति आई और जो ध्रुवीकरण की राजनीति आई खास तौर से, उस ध्रुवीकरण की राजनीति ने हमारे भीतर इस किस्म की कड़वाहट को जन्म दिया है। और कुछ जो ऐतिहासिक कारण हैं, विभाजन का जिक्र किया, विभाजन के बाद भी निरंतर उस विभाजन को हमारे मन में लगातार बनाए रखा गया, बल्कि उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया। विभाजन करवाया किसने? और विभाजन जिसने भी, मतलब मैं जो ऐतिहासिक कारणों की बात कर रहा हूं, उसके बाद की अनेक घटनाएं एक के बाद एक जी हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है। वो जो कितने पाकिस्तान आपने पढ़ाई होगा, कमलेश्वर की जी आप पढ़िए ना, तो आप देखिए कि कितने विभाजन, में ये कह रहा हूँ, एक निरंतरता चल रही जी, और लगातार इस बात की चेष्टा हो रही है कि वो जो कड़वाहट है उसको जिंदा रखा जा सके राजनीतिक लाभ के लिए। हम 14 अगस्त को कोमेमोरेट करने लगे अभी पिछले 2 साल से। विभाजन को हम एक तरीके से, जिसको लोग कभी याद नहीं कर रहे थे, हम उनको दोबारा याद करके उस कड़वाहट को, उन घावों को हरा करने का काम कर रहे हैं। जिसको कहते हैं अंडर द कारपेट दबा देना चाहिए था। जिन अंगारों पर राख जम गई उनको अब कुरेदने की जरूरत नहीं है। अब बेहतर मानवीय रिश्तों को पैदा करें, आपस में भाईचारा पैदा करें। जो आपने कहा कि जिस किस्म की आर्थिक निर्भरता परस्पर है, चाहे वो लखनऊ में है, चाहे बनारस में है, चाहे मथुरा में, वृंदावन में है, हमारे यहाँ अपने उदयपुर में कि राखियाँ कौन बना रहा है? कौन सा समुदाय राखियाँ बना रहा है? कौन सा समुदाय आपके फूल मालाएं बना रहा है? तो उनकी जो आर्थिक निर्भरता है वो आपस के प्रेम का कारण है। पटाखे कौन बना रहा है और उनका व्यापार कौन कर रहा है? तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और
मैं तो इससे भी आगे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरा जो विकास का मॉडल है, असल में सवाल उस पर खड़ा करना चाहिए। इस विकास ने हमको बर्बाद कर दिया। ये जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, जिसका हम आधार जीडीपी मानते हैं, उसने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। क्योंकि हमने अपने लोभ में, अपने लालच में, अपने अधिक उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लालच में प्रकृति के सारे अवयवों को नष्ट कर दिया है। और वो लोग जो प्रकृति के साथ सामंजस्य से जुड़े थे, उनको भी आज जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या हो रहा है? असल लड़ाई ये है, देखिए, मैतेई और कुकी जनजाति की नहीं लड़ाई। सवाल वहाँ पहाड़ियों के नीचे जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनके कब्जे की लड़ाई है। उड़ीसा के अंदर जो नियाम राजा हिल है, पहाड़ी है, उसके नीचे बॉक्साइट है। वेदांता को दे दिया था तत्कालीन सरकार ने, उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ को हम बचा पाए। तत्कालीन सरकार कौन सी, स्टेट की या सेंटर की? सेंटर की, क्योंकि जो आपके माइनिंग राइट्स हैं, ये सारे जो हैं वो कहाँ से आते हैं? तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप जब तक प्रकृति को अपनी माँ नहीं मानेंगे, अभी हम क्या मान रहे हैं कि प्रकृति पर हमें अधिकार करना है, प्रकृति का दोहन करना है, और उस दोहन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। तो ये जो हमारा मॉडल है डेवलपमेंट का, ये आपके विनाश का मॉडल है। इसने हमारे आदिवासियों को नष्ट किया। मैं आपको डेटा दे के बता सकता हूँ कि आज़ादी के बाद 1950 के बाद 50 सालों में 2000 तक 50 मिलियन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अर्थात 5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ विकास प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। उसमें से 40% लोग आदिवासी थे, जिनका कोई वापस पुनर्वास नहीं हुआ, उनको वहाँ से बेदखल कर दिया। तो जो मणिपुर में हो रहा है, उसका मूल वो है, उसका मूल जातीय हिंसा नहीं है। अंत में हम चाहते हैं कि वो ज़मीन कोई अडानी, कोई अंबानी ले ले और वहाँ से अपना खनिज ले जाए, अपनी संपत्ति को बढ़ाए, जैसा हम उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं। अब मैं तो वहाँ जाता था, मैं विजिटिंग प्रोफेसर था उड़ीसा में, संबलपुर यूनिवर्सिटी में। इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आपकी नज़र में? सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन ये है कि जो आप प्रकृति और मनुष्य को केंद्र में रख के विकास का मॉडल, आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो सारे जो आंकड़े हैं, स्विट्जरलैंड है ऊपर, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है, भारत तो नहीं है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है। 2020 में 131वां था, उसके पहले 130वां था 2018। हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे बनता है? आपके एजुकेशन सिस्टम से, आपकी वेल बीइंग से, आपके जो लोगों की बेहतरी है, वेलफेयर स्टेट है, उससे। हुआ ये है कि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि 91 के बाद हमारा जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल था, उसको हमने तिलांजलि दे दी। हम एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य थे, उसके स्थान पर हमने एक लेसे फेयर स्टेट बना दिया। लेसे फेयर मनोज जी अच्छे से जानते हैं, उसका अर्थ ये है कि राज्य का काम सिर्फ शासन करना है, जनता का कल्याण नहीं है। और उसको हम पूरी तरह बाजार पर छोड़ देते हैं कि बाजार जो तय करेगा वही टमाटर की दर तय होगी। स्टेट क्या कर रही है, राज्य की क्या भूमिका है? बाजार जो तय करेगा वो पेट्रोल और डीजल की कीमत होगी। तो फिर आप राज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों प्रधानमंत्री हैं? आप ये कह रहे हैं कि इन सब की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, तो आप कौन सा लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं? तो सवाल ये है कि आपका गवर्नेंस मॉडल और आपका डेवलपमेंट मॉडल, ये दोनों मॉडल्स पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, आपने कहा कि इन मॉडल्स पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं उग्रसेन जी के पास आना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट बहुत पहले से था, इन वर्षों में बहुत कुछ विशेष नहीं हुआ, बहुत कुछ खास नहीं हुआ। कौन सी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो होनी चाहिए एक विचारक की दृष्टि से? पिछले इस 9 बरस की अवधि को देखा जाए तो हम हर क्षेत्र में पिछड़े हैं।
केवल शिक्षा के क्षेत्र में ले लो तो भी पिछड़े हैं, व्यापार के क्षेत्र में ले लो तो व्यापारियों से आप पूछ लो कि उनकी क्या हालत है। आप किसी भी क्षेत्र में ये दावा नहीं कर सकते कि हमने ऊंचाइयां प्राप्त की है। केवल दुश्मनी घोलने, केवल सांप्रदायिकता, धार्मिकता, जातिवाद वगैरह फैलाने की दृष्टि से अगर देखें तो इस समय में बड़ा काम हुआ है। सड़कों पर भीड़ निकलती है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला जा रहा है। बजरंग दल में सारे लड़ाकू, कहना चाहिए कि गुंडे बदमाश भर लिए गए हैं, जिनको भीलवाड़ा में काम में लेना है तो उदयपुर से ले जाया जा सकता है। अभी नूह वाला जो मामला हुआ और मेवात वाला जो मामला हुआ, उसमें वहाँ जो एफआईआर दर्ज हुई है लोगों के खिलाफ, वो इधर के लोग थे। इसी तरह से दिल्ली के दंगों में हमने देखा कि जो फोटो सामने आए कि फला आदमी पुलिस की ड्रेस पहनकर आरएसएस का आदमी खड़ा हुआ है और उसको सब जगह प्रचारित हुआ, तो राज्य भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा तो जनसंगठन है, राज्य तो आरएसएस कर रहा है। और आरएसएस का मूल जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में एक राजा होता है और राजा के बाद में ब्राह्मण राज्य होता है। वो तो ब्राह्मण राज्य जो है वो राजा को नियुक्त करता है, वो सेंगोल लाके और राजा को नियुक्त करते हैं। और ब्राह्मण जो होता है उसने ये सिखा दिया अपने पुराणों वगैरह में और सब में लिख दिया कि क्षत्रिय तुम भी हमारी ही संतान हो। जगह जगह ये लिखा हुआ है कि तुम भी हमारी ही संतान हो। और उसके बाद में वैश्य, और फिर बाकी तो सारे शूद्र हैं। तो अब अधिक झगड़ा है और हैव नॉट का है। कुछ लोगों के पास बहुत अधिक है और कुछ लोगों के पास नहीं है, तो ये तो झगड़ा होगा, ये और बढ़ेगा, ये आगे जाएगा। सेंगोल की जो आप बात कर रहे हैं, तो सेंगोल लाने वाले तो ये कह रहे हैं कि हम तो जड़ों से जोड़ रहे हैं भारत को, हम परंपराओं की तरफ। हाँ, वो जड़ें कौन सी बता रहे हैं? वो जड़ें बता रहे हैं वैदिक संस्कृति की जड़ें बता रहे हैं, जिसको खोजने गए पुरातत्वविद तो कहीं मिला ही नहीं। यहाँ की श्रमण संस्कृति थी, बौद्ध की संस्कृति थी, वो वैदिक काल पुरातत्व में कहीं मिलता ही नहीं है। तो वैदिक के नाम पे इतनी सारी चर्चाएं और इतना सारा जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है? उसको ज्ञान नहीं है। अब आप वो सारी पढ़ो, पुराण पढ़ो, आप पुराणों में सब कहानियां हैं, ये सारी कहानियां हैं और कहानियों के पात्र ऐसे बना दिए गए। और उसमें भी पात्र अगर आप ठीक ढंग से विचार करोगे तो ये देखोगे कि यार ये क्या क्या लिख दिया है यार इन्होंने, ये कैसा कैसा गलत लिख दिया है। अगर विचार करोगे तो, और विचार नहीं करे तो हरे नमा करो, हरे नमा, जो कुछ भी बोले हरे नमा। तो बस बात तो विचार की है। अगर आप विचार करते हो तो सब मिथ्या साबित होता है, सब गलत साबित होता है। मंदिर में आप मूर्ति बिठा दी, मूर्ति को आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उस चढ़ावे के लिए झगड़े हो रहे हैं। अरबों रुपए की संपत्ति मंदिरों के पास में है, तो अरबों रुपए की संपत्ति है। वो तो सब जगह है ना, मंदिरों के पास भी है, चर्च के पास, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चर्च, मंदिर, मस्जिद वगैरह इन सब के पास में जो संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, और वो जनता की संपत्ति जनता के काम में आनी चाहिए। हमारे यहाँ पर महाराणा जो अंतिम थे भूपाल सिंह जी, उन्होंने मेवाड़ का संविधान बनवाया,
और मेवाड़ के संविधान में ये लिखा कि एकलिंग जी की प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी शिक्षा के लिए ट्रस्ट करता हूँ। तो उस एकलिंग जी की अरबों रुपए की संपत्ति जो है वो शिक्षा के लिए दान में कर दी और महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उन्होंने बना दिया। उसके बाद में आज़ादी आई, आज़ादी के कुछ ही दिनों पहले ये मेवाड़ का संविधान बना। तो उसके बाद भी मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, न तो वो प्रताप विश्वविद्यालय कहीं मेरे को मिला, न वो प्रॉपर्टी, सब अलग अलग हाथों में है और वो संपत्ति कहाँ गई। फिर पता चला कि वो तो ओमान बैंक के जरिए लंदन चली गई और इसी प्रकार के कई सारे उसमें कौन ले गया लंदन से? जिनके हाथ में थी वही ले गए। चलिए मैं मनोज जी के पास आना चाहूँगा और हम इस दौर की वार्ता को अब हम अंतिम सत्र की ओर बढ़ाना चाहेंगे। और मैं थोड़ा सा जी प्लीज सर ने जो कहा मैं थोड़ी सी हाँ उसमें जी अवश्य। सेंगोल जो शब्द एक आया उसकी श्रवण सिद्धांत, नो डाउट श्रवण सिद्धांत हमारे यहाँ पर था और सुन के हमने सीखा है, सुन के लिखा है। अब किसने क्या कहा और कैसे लिखा इस पर हम बात नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास तथ्य है, सेंगोल की जब बात आती है तो एक राजा को क्योंकि उस समय का सेटअप ऐसा था कि या तो कोई साधु या कोई संत या कोई वही धर्मगुरु कहलाता था। तो वो सेंगोल जो लकड़ी है उस लकड़ी को वो उसके सिर पर 3 बार मारता था और बोलता था दंड्योस्मि दंड्योस्मि दंड्योस्मि, कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें ये तुम्हें दंड देगा। इसका सीधा सीधा सिंपल, बहुत सिंपल अर्थ है कि उस समय का राजा भी मर्यादित है, वो गड़बड़ नहीं कर सकता। आज पूरे देश में एक बात चल रही है कि राजा तानाशाह हो गया, वही लेके आया है, सेंगोल वही लाया है और कोई नहीं लाया। दूसरी बात, दंड दूंगा दंड दूंगा दंड दूंगा, जब राजा ये बोलता है तो वो जो संत है उसको 3 बार उसके कंधे पर सिर पर मारता है, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है, दंड इससे आप सीख लीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, लोकतंत्र में राजतंत्र की बात क्यों करें? नहीं, लोकतंत्र में लोकतंत्र की बात करें। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, जी बिल्कुल आप पक्ष रखिए। मैं पक्ष रख रहा हूँ जी, सहमत होना नहीं होना अलग विषय होता है जी। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमने क्या खोया। आपने एक सवाल उठाया 370 पर मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ जी, कि जब पाकिस्तान जब 370 पे राजा लोग बने तो वहाँ की लोगों ने, उन्हीं के लोगों ने हड़ताल कर दी थी कि हम सफाई नहीं करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के राजा को लगा कि यार ये तो फिर क्या करेंगे, तो वो पंजाब गए। तो पंजाब से उन लोगों को लेकर के आए जो हमको दिखते सिख जैसे हैं, परंतु वो सब उनको लेकर के आए कि आप सफाई करोगे, हम आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे जी, ठीक है। वो आए भी, सब भी हुआ। 370 की कहानी हम सबको पता है, अम्बेडकर ने भी मना किया था, लेकिन प्रकाश वीर शास्त्री लेके आ गई, अलग विषय। भारत की राजनीति में दलितों के ऊपर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सब जगह बात होती है। मेरा प्रश्न यह है कि उन लोगों का क्या हुआ जो जम्मू कश्मीर में रहते थे? केवल सफाई करवाई, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं दिए, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। देने के बाद अब जब आप सवाल पूछ रहे हो कि कौन अतृप्त रहा जी, तो 370 की एक छद्म धारा के तहत वहाँ का जो दलित है जी, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो 1947 से लेकर के और 18 तक या पहले वंचित रहे। हम जी कुछ नहीं मिला जी, चुनाव नहीं होते थे, भारत के संविधान की अनेक सारी धाराएं वहाँ लागू नहीं होती थी, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता था। फिर हम ये कैसे कह दें कि एक देश और एक विधान, ध्वज अलग होता था उनका,
और उस ध्वज के चक्कर में जब 90 में सरकार बनी तो कैसे उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, कैसे क्या हो गया, सब लोग दिल्ली आके बस गए, इस पर भी तो हमको बोलना चाहिए। और वहाँ के दलितों के साथ, लेकिन 18 के बाद अभी आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ पॉजिटिव लगेगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी भी लोग वहाँ बात कर रहे हैं, कोर्ट में केस गया है कि देश को हटाना चाहिए, अलग विषय है। लेकिन रिक्त कौन रहा? जिनकी घोषणाएं हो गई, जिनको मिल गया, वो तो सब रहे, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने ये कहने का साहस नहीं किया कि उनके दलितों के साथ उनका कौन नुमाइंद थी। सबसे बड़ी रिक्तता ये है, सबसे बड़ी समस्या है। अब आप मुझसे सवाल पूछें। जी, तो मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं इस समापन के सत्र में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है अंतिम शब्दों में कि भाई ये जो जितना भी कार्यकाल रहा, जितनी सारी चीज़ें हुई इस दौरान, अब से पहले 2014 से पहले जितने IIT कॉलेज खुले थे, 2014 के बाद उससे 10 गुना ज़्यादा खुले, एम्स उससे ज़्यादा खुले, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में खूब सारे एम्स खुले, हाँ, खूब सारा एजुकेशन पे काम हुआ। आपका क्या कहना है कि वो ये जो सब चीज़ें हैं, क्या ये कहीं तृप्तता की ओर इशारा नहीं करती या फिर ये रिक्तता है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और बायस्ड कभी नहीं होऊंगा जी, बात बोलूँगा और सच बोलूँगा। हाँ बिल्कुल, हम आज हम 2014 के बाद अचानक हमारे सिंह नहीं आ गए जी, हमको प्रेरणा मिली, हमने सीखा, या एक पौधा उगा दिया गया या एक नींव बना दी गई, वो सब धीरे धीरे बन गया, अचानक कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद सबसे बड़ी जो कहानी है ना, मैं तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चाइना की बात करूँगा जी, चाइना की बात करूँगा। चाइना के साथ हमारे बहुत सारे नेगेटिव पार्ट हैं जी, क्योंकि आज का ज़माना ये है कि हम केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संबंध बनाएंगे, आप भी लो हम भी देंगे। लेकिन मैं मोबाइल की दुनिया की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास केवल 2 फैक्ट्रियाँ थी 14 से पहले, आज की तारीख में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं आंकड़े बताते हैं। पहले बात होती थी कि ओप्पो ये वो सारा वहाँ से आता था, लेकिन हमने खुद ने असेंबल करके हम खुद बेच रहे हैं, वो जो मनी हम लेकर आ रहे हैं। रिक्तता की जब बात आती है तो देखो, विचारधारा ऐसी होती है कि मैं जिस विचारधारा का निश्चित रूप से उसकी बात करूंगा ही जी, परंतु मैं वो बात नहीं कर रहा जी। भारत ने 1947 से लेकर अभी तक और बहुत सारे मुद्दों पर 2014 के बाद जी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ तक दाम दें। अभी बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी गुंजाइश बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है जी। लेकिन ये जो विवाद आता है ना, जब हम किसी भी चीज़ को राजनीतिक रूप से देखेंगे तो निश्चित रूप से उसके 5 धड़े 30 धड़े पैदा होंगे। ये जितना भी मुद्दा आ रहा है जी, और अगर ये धड़ा नहीं होगा तो शायद टीवी डिबेट में मजा नहीं आएगा। तो ये इसलिए है कि भाई 2000 सबने का एक सूट है कि 2024 उसको फोकस करके कुछ अच्छी बातें भी बोली जाएंगी, कुछ बुरी भी बोली जाएंगी, कुछ ये भी बोला जाएगा। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि इस देश में, अंतिम बात बोल रहा हूँ आपको, इस देश की जो संस्कृति है वो एक गंगा जमुना की संस्कृति है जी। और मैं डूंगरपुर खूब रहा, आपके घर भी गया एक तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे, और मैं अजमेर का मूल निवासी हूँ। पूरी संस्कृति में देखी है। जॉन रॉल्स एक विद्वान वो कहता है कि समाज में माना कि 100 लोग हैं तो 80 लोग तो बड़े इजी हैं कि वो स्वेच्छा से बात मानते हैं, सबकी अच्छी भलाई करते हैं। होता है 20% लोग जो बदमाश है, बौद्धिक रूप से बदमाश है, जिनका दिमाग टेढ़ा चलता है, ये सारा खेल उनका खेला हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे पास कानून है, पुलिस है, दंड है, न्याय है, इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत पहले भी मजबूत था, अभी भी मजबूत है, ऐसी आंतरिक ताकतें बहुत घेरेंगी, लेकिन हमको बहुत अच्छे मन से ये विश्वास सवाल से, आपके जवाब से एक सवाल और निकल गया। आपने कहा कि 80% लोग जो है संतुष्ट है, लेकिन 20% जो लोग हैं उनकी दिमाग की ये खुराक, हाँ, ये एक लोग का कॉमन थ्योरी है। तो क्या वो 20% लोग ही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाए? क्या वही 20% लोग चाह रहे हैं, 80% लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
मोदी जी के आने के बाद बहुत ऐसे सारे सवाल उठ रहे हैं तो उठने चाहिए। अब ये 20% 80% मुझे नहीं पता, लेकिन चक्कर क्या होता है कि चाहे नूह की घटना हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, ये वहाँ 20 से 80% हो जाती है। इसको कैसे रोका जाए? और हमारे देश की कल्चर आज भी विश्व में बहुत अच्छे देश के रूप में जी है। जी एक दूसरे के गले मिलके एक दूसरे की, और जैसा आपने बताया कि बहुत सारा प्रोडक्शन ऐसा है जो हमारे ऐसे लोग बनाते हैं जिनके बिना हम अधूरे हैं। मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात को मैं मानता हूँ। मैं आप ही के सवाल को लेके मैं हुसैन जी के पास आ रहा हूँ कि ठीक है, हमने मान लिया हम गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, हाँ, हमारी राखियाँ वहाँ बनती हैं, हमारा पूजा का फूल वहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें। तो ये कौन लोग हैं जो उदयपुर जैसे शान शहर में ऐसी घटनाएं कर देते हैं कि एक मामूली आदमी जो कपड़े सील कर गुजारा कर रहा है बेचारा, और उसके साथ ऐसे दर्दनाक वाक़यात हो जाते हैं? तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इस गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? स्टेट टेररिज्म भी कुछ होता है। सरकार, राज्य लोगों में भय बनाए रखने के लिए कई प्रकार की घटनाएं करवाती है। पाकिस्तान में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, और जिनके लिए निशाना भारत को बनाया जा रहा है। और भारत में जो घटनाएं हो रही है वो पाकिस्तान परस्त लोगों द्वारा की जा रही है। इस प्रकार के सबूत भी मिले हैं। तो जो स्टेट टेररिज्म है, जो जनता को डर दिखा के, जनता को भयभीत करके अपना शासन बनाए रखने वाले लोग हैं, जो आपने बताया कि वो जो मामूली से जो लोग हैं, उन लोगों की कारस्तानियां हैं, और उन लोगों की कारस्तानियों को कुचल देने की ज़रूरत है। और वो वही कर सकता है जो मजबूती से शासन करना जानता हो। तो क्या अभी मजबूती से शासन करना नहीं जानते? एक तरफा है, जो शासक हैं एक तरफा है। सर, ये क्या मजबूती से शासन का ये बानगी नहीं है कि हम भाई अब सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं? अरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक में तो कितने कौवे मरे थे वो सबको पता है। वो अब आपके यहाँ से एक महिला पाकिस्तान चली जाती है और वहाँ से एक महिला यहाँ आ जाती है, और बॉर्डर का क्या हो गया? अरे आतंकवादी क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई, आप पहले आप कहते थे कि बॉर्डर किसके हाथ में है, तो बॉर्डर तो अभी तो आपके हाथ में है ना। तो ये क्या हो रहा है? पुलवामा क्यों हो रहा है? आज सवाल ये उठ रहा है कि पुलवामा किसने कराया, उसका कोई जवाब नहीं है अब तक। तो कुल मिला के नीयत में खोट है। नीयत साफ अगर होगी तो, और नीयत में खोट क्यों है? कि हमें सत्ता में बने रहना है, हमें नेहरू से आगे निकलना है, क्योंकि नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रह गए, तो उनसे भी आगे जाना है। हमें तो कल की अवतार होना है। मतलब बात तो ये है कि एक आदमी इतना आत्ममुग्ध हो जाए कि सारी जनतांत्रिक संस्थाओं को की अवहेलना करने लग जाए, यहाँ तक कि न्यायपालिका तक को। लोया का क्या हुआ? किसने मारा आज तक पता चला? वो देविंदर सिंह वहां से आ रहा था आतंकवादी को लेके, उसका क्या हुआ? इस प्रकार कई सारे सवाल हैं जिसमें पता चलता है कि आपकी नीयत में खोट है, और नीयत आपकी जनपक्षीय नहीं है। जनपक्षीय नीयत होने पर ही आप लोकतंत्र में शासक बने रह सकते हैं, अन्यथा नहीं बने रह सकते। तो खतरा जनतंत्र को है, डेमोक्रेसी को है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। ये खाली नारा है। इसका नुकसान क्या है? ये नारा है। इसका नुकसान तो ये है कि हिंदू राष्ट्र में आपकी जो संहिता है, आपका जो संविधान है, वो मनुस्मृति हो जाता है। आपका ये संविधान खारिज हो जाता है। हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान बना के खारिज कर दिया, उसी समय खारिज हो गया, अब नहीं हो सकता।
कोई भी दुनिया का कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन देश में तो आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कितनी जगह दलितों को पुलिस से नीचे उतारा जाता है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। हाँ तो लेकिन इस सरकार ने आप साउथ में देखें तो कई सारे दलित युवकों को रोजगार दिया है, आपको मंदिर में बिठाया पुजारी बना के। वो वहां पे महिलाएं वो जाने वाली थी उस मंदिर में, कौन सा मंदिर था, क्या हुआ उसका? केरल में उसका क्या हुआ? कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हो सका। इतना प्रभुत्वशाली है मनुस्मृति आज भी, तो घर घर में प्रभुत्वशाली। इसका तोड़ क्या है? आप एक तरफ तोड़ तो आप अपने कर रहे हैं, एक तरफ मनुस्मृति की बात करें तो तोड़ क्या है? तोड़ तो यही है कि आप अपने संविधान के अनुसार ही आगे बढ़ते रहें और वैज्ञानिक सोच जो है उसको आप डेवलप करें और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षा ही इसका उपाय है। सारी लोगों को हक पता चलना चाहिए, उनका हक क्या है। जिस दिन लोगों को हक का अच्छी तरह से पता चल गया कि मेरा ये हक है, तो वो लेके रहेगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, समय की बाध्यता है। मैं आपके पास आ रहा हूँ असरार अहमद साहब। इन्होंने कहा कि लोगों को हक पता चलना चाहिए, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। आपकी सरकारों ने तो खूब सारी शिक्षा दी है, लोगों को खूब सारे हक बताए हैं, लोगों को RTI और इस तरह के कानून दिए हैं, तो उसके बाद कहाँ कमी रह जाती है कि आप सिमट के बहुत कुछ राज्यों में आ गए? ये सर, पहले तो मैं आपने जो बात की उसका एक दो लाइन में जवाब देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि आपने पूछा था कि इसको किस तरीके से रोका जाए। अगर ध्रुवीकरण को जो लोग बढ़ावा देते हैं उनको किसी तरह रोकना बहुत ज़रूरी है। और ध्रुवीकरण की एक मेन कारण ये है कि जो बड़े मीडिया हाउस हैं वो सब खरीद लिए गए हैं। जब अपनों ने देखा अंबानी जी ने 18 चैनल खरीद लिए थे, बाद में अडानी जी ने NDTV खरीदा, रविश को जाना पड़ा। तो ये ध्रुवीकरण को अगर रोकने का प्रयास किया जाएगा सरकारों द्वारा तो ये हिंदुस्तान में वापस वही मोहब्बत और लोगों में नहीं है साहब, लोगों में कहीं भी नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि असरार जब घर से निकलता है तो वो उग्रन सेन राव साहब के पास जाएगा, चंदलिया साहब के पास जाएगा, वो अली को नहीं ढूंढेगा सुबह उठते ही। सबके साथ ये है, किसी के दिल में ये हिंदू मुस्लिम की बात है नहीं। इसको हिंदू मुस्लिम की बात को सत्ता हासिल करने के लिए ध्रुवीकरण किया जाता है। अगर ये ध्रुवीकरण को करने से रोका जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल में आज भी वही मोहब्बत है जी। इसलिए वो अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी को क्यों निकलना पड़ा, पहला सवाल आपका ये था कि उनको लोगों के पास जाना पड़ रहा है। लोगों के पास जाना कोई बुरी बात नहीं, पहले भी राजे महाराजे बादशाह ये लोग हमारे जो देवी देवता थे, हमारे खलीफा थे, सब लोग रात को वेश बदल के भी लोगों के पास जाते थे, उनका दुख दर्द सुनते थे, उनकी बात सुन। लोगों के पास जाना बुरी बात नहीं है। हाँ, क्यों जाना पड़ा, मैंने पहले भी ये कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो सरकार सीधे रास्ते पे जो भी पार्टियाँ चल रही थी, चाहे वो समाजवादी थे पहले, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये राजधर्म याद दिलाना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने मतलब सेक्युलर आदमी रहे होंगे। लेकिन आपने तो उनकी भी सरकार गिराई थी। नहीं, वो तो सरकार तो गिराने के लिए ही होती है, वो तो दूसरी विरोधी पार्टी के लिए होती है, वो कोई सरकार में बिठाने के लिए थोड़ी होते हैं। आज सरकारें रोज खरीद ली जा रही हैं। आपने कर्नाटक की बनी बनाई सरकार को खरीद लिया था, आपने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, राजस्थान में भी कोशिश की थी, नहीं गिरा सके, और अभी भी रोज क्या हो रहा है, गोवा में क्या होता है, कभी कहाँ क्या होता है, सरकारों को तो गिरा दिया। सारे छूट गया है, महाराष्ट्र भी है, तो उसमें भी उनके पास 3 चीजें हैं। देखो, इतना इमरजेंसी भी इंदिरा जी ने लगाई थी, इमरजेंसी घोषित करके लगाई थी। लेकिन यहाँ जो अघोषित इमरजेंसी है जिसमें ईडी को, सीबीआई को, हर किसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पत्रकारों की कलम आजाद है सर। मैंने पत्रकारों मैंने शब्द ये बोला मीडिया हाउस जी, मैंने पत्रकार की बात ही नहीं की जी। और मीडिया हाउस वो लोग हैं जो उनके, जैसे अभी आपने कहा था कि ट्रम्प को ही, जैसे वो ट्रम्प खुद ही आ गया कि मैं बन जाऊं, तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई अडानी जी और अंबानी जी आ जाए मैदान में। वो टूल क्यों पकड़ते हैं बीच, वो आ जाए मैदान में और फिर मुकाबला हो जाए जी। जैसे ट्रम्प आ गया, राष्ट्रपति बन गया, वो भी तो उद्योगपति था, तो उद्योगपतियों के पीछे नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आज़ाद कलम जो है ना, आज भी कौन नहीं है, उनको सुन रहे हैं लोग। अभी आपने कहा NDTV से निकल के गया तो करोड़ों फॉलोअर हो गए। पुण्य प्रसून वाजपेयी को लोग सुनते हैं, अजीत अंजुम को सुनते हैं। आपको सुनने के बाद मतलब मैं कहता हूँ कि वो सब भी बेकार है जी। आपने जो आज बातें की, आपने की और आपने भी, मतलब एक जो
मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर ये विचार सबके हो जाएं। हम सब अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हैं जी। लेकिन एक विषय पे सब हम ये हैं कि ये हिंदुस्तान जो हमारा अजीम हिंदुस्तान, जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने लिखा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये तो बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन वो वापस वही खूबसूरत गुलदस्ता हो जाए। जब टेबल पे रखें तो उसमें गुलाब भी हो, मोगरा भी हो, चमेली भी हो, और वो गुलदस्ता हो, कितना खूबसूरत था। ये चाहते हैं सब जने, और ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल, लेकिन अलग अलग कारणों से फिर उनको बांट दिया जाता है। और जब बांट दिया जाता है तो फिर असरार को भी मोहल्ले में बैठ जाना पड़ता है, कर्फ्यू लगे तो वो बाहर जाए तो उसके ऊपर भी कई एलिगेशन लग जाए, आपका भी। तो ये चीज़, इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। अब कैसे करें, इसके लिए आप एक अलग कभी कोई और चर्चा होगी तो सब हम अपने अपने सुझाव लेके और आएंगे सर। बिल्कुल, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। सिर्फ 2 पंक्तियाँ, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? आप रिक्तता को देखते हैं या आप तृप्तता को देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल बैंक्रप्सी जो है वो तो है, राजनीतिक क्षेत्र में जो रिक्तता आई है और जो चुनावी सुधारों की ज़रूरत है जी, अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो वो लाना पड़ेगा जी। ये जो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी आ गई है, यानी बहुमत का शासन वाला लोकतंत्र, ये आपके लोकतंत्र की हत्या कर देगी। और एक बहुत ठोस उपाय मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जनता को, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स सरकार लेके आई, आप देखिए कि 2018 से 2022 तक जी जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए उसमें से 57% अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले, वो सारा पैसा। 10% कांग्रेस को मिला है और 8% टीएमसी को मिला है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो धन है जो कि आपके चुनाव जीतने में आपकी मदद करता है, वो कहाँ से आ रहा है ये नहीं बताया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, है ना, लेकिन शासक पार्टी को मिल रहा है। तो ये एक असमान दौड़ हो गई ना। आप एक रेस में हैं और एक आदमी को आपने पहले से 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया है तो वो जीतेगा। इसमें मेरा सुझाव ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप रखें, जितना पैसा है वो सारा चुनाव आयोग के पास आए पार्टीज में आने के बजाय। और चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकतम 70 लाख रुपया व्यय करना चाहिए। चुनाव आयोग 70 लाख हर एक कैंडिडेट को दे दे, बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे। ऐसा हो जाएगा सर, फिर एमएलए कैसे खरीदे जाएंगे? उनको होटल्स में कैसे बंद रखा भाई जाएगा? देखिए, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी रहा हूँ जी। हम लोग एक बेहतर व्यवस्था के लिए तो काम कर रहे हैं जी। तो ये जो मेरा सुझाव है जी। वो एक बेहतर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ले जाने वाला बिल्कुल, बहुत सही आपने और कहा। और इसके साथ एक जोड़ना जरूरी समझता हूँ कि जो आपने लेबर लॉज के साथ किया है, 46 श्रम कानूनों को समाप्त करके जो 4 लेबर कोड बनाए जी, उसका रिवर्सल जरूरी है, वरना आप देखिएगा कि ये वर्ग संघर्ष की तरफ इस देश को ले जाएगा और इतना भयानक वर्ग संघर्ष होगा जी, कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे इस देश को कि जो जिस तरीके का चित्र बनेगा। क्योंकि शोषण जिस गति से बढ़ रहा है, श्रमिकों का शोषण, अध्यापकों का शोषण, आप पत्रकारों का शोषण, मुझे लगता है कोई नहीं बोलता है पत्रकारों के शोषण के बारे में। मैं कह सकता हूँ कि आपका जो मजीठिया स्केल है वो कितने लोगों को मिल रहा है। राजस्थान पत्रिका ने 36 पत्रकारों को टर्मिनेट कर दिया जिन्होंने मजीठिया वेतनमान की मांग की। कोई बोल रहा है उनके पक्ष में? इस पे भी मुझे लगता मैंने है लिखा है, अलग से करिए, मैंने जी। लिखा है इस पर, जी। पत्रकारों के हक में लिखा है कि मजीठिया वेतनमान मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो पत्रकारों को नौकरियों से निकाल रहे हैं उनको हमारे यहाँ के संस्थान बुला के भारत रत्न दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि भाई जो आपके पास रोज सुबह ताज़ा अखबार की खबर लिखता है उनको अगर आप नौकरियों से निकाल रहे हैं तो ऐसे अखबारों का तो पूरे देश को बायकॉट करना चाहिए। तो वो लड़ाई अगर हम सब मिलकर के लड़ेंगे तो ये देश बचेगा, और वरना ये जो विभाजन है सारे ये और ज़्यादा कड़े होते चले जाएंगे, खतरनाक होते चले जाएंगे। और वो जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर आप शोषण की चक्की को लगातार चलाएंगे तो अंत वर्ग चेतना का उद्भव होगा और वर्ग संघर्ष की ओर ले जाएगा। शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने बड़े उन्मुक्त विचार रखे आज यहाँ पे, और
लोकतंत्र है, सब अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बहुत उम्दा बातचीत रही, अभी बहुत सारे मुद्दे हमारे बाकी थे जिन पे चर्चा करना बाकी थी, तो फिर कभी सही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए, और अलर्ट भारत न्यूज़ इसी तरह की बहुत सारी परिचर्चाएं आपके लिए लाता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।